हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में अपन ने रक्त संगठन के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे हृदय और रक्त वाहिकाएं। तो सबसे पहले रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाओं में देखो सबसे पहले धमनी है। धमनी रक्त वाहिकाओं में सबसे पहले धमनी, और धमनी को ही क्या बोलते हैं? आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। और धमनियां क्या होती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जो हृदय से लेकर अंगों तक पहुंचाती है रक्त को। तो हृदय से अंगों तक रक्त पहुंचाती है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी पहुंचाती है। और हृदय से अंगों तक रक्त का परिवहन करती है। और किस प्रकार का रक्त को परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन। शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीजनित। देखो, ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त होता है, ऑक्सीजन जिनमें पाई जाती है जिस रक्त में, वो ऑक्सीजनित रक्त या फिर शुद्ध रक्त कहलाता है। तो शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, इसलिए ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त। और उसके बाद देखो धमनियां जो होती हैं आगे किसमें कन्वर्ट होती है? धमनिकाओं में कन्वर्ट होती है। छोटी छोटी धमनिकाएं हैं उनमें कन्वर्ट होती है। उसके बाद देखो सेकंड जो है, सेकंड में क्या है? सेकंड में शिराएं क्या होती है? देखो शिराएं क्या काम करती है? अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाती है। तो अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। देखो उल्टा काम करती है दोनों ही आपस में। ये क्या करती है? हृदय से अंगों तक पहुंचा रही है, अंग सभी ऑर्गन के यहाँ पहुंचाती है, हृदय से अंगों तक। और ये क्या काम करती है? शिरा अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, अंगों से वापस हृदय तक लेके आती है रक्त को, शिरा कहलाती है। और शिरा क्या होती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त क्या होता है? विऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, विऑक्सीजनित रक्त कहलाता है। विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है कौन? शिराएं जो है उनका परिवहन करती है। तो उनका परिवहन। उसके बाद देखो जो शिराएं होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है, जबकि धमनियां जो होती पतली होती है। और इसमें जो रक्त होता है वो अधिक दाब से बहता है। धमनियों में अधिक दाब से रक्त बहता है। और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। कपाट मतलब थोड़े से रुकावट नुमा संरचनाएं होती हैं, धमनियों के अंदर नहीं पाई जाती, शिराओं के अंदर पाई जाती है। तो इसमें क्या होते हैं? कपाट उपस्थित। और रक्त है क्या होता है? इनमें कम दाब से बहता है और उनमें अधिक दाब से बहता है। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। देखो केशिकाएं और होती है, जो ये होती है शिराएं और ये धमनियां केशिकाओं में कन्वर्ट होती है। केशिकाएं थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है, बहुत ही पतली होती है। वो जैसे मान लो वहां पाई जाती है, ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की कुपिकाओं पर उपस्थित होती है केशिकाएं, ठीक है। उसके बाद देखो रक्त वाहिकाएं कंप्लीट है। रक्त वाहिकाएं के बाद अपन हृदय पढ़ेंगे। हृदय क्या है? हृदय देखो सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। और महत्वपूर्ण अंग होने के साथ अगर इसकी एक एक पॉइंट की बात करूंगा मैं, तो सबसे पहले रंग क्या होता है? हल्का गुलाबी या फिर लाल बोल दो, एक ही बात है। तो हल्का गुलाबी इसका रंग है। रंग के बाद देखो संरचना कैसी है? ये संरचना, तो इसकी संरचना देखो बंद मुट्ठी, मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान है। और मुट्ठी के समान और शंकु आकार का बोल दो, शंकु आकार का भी हो सकता है। और बंद मुट्ठी के समान, मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान अंग है ये अपना, शंकु आकार का है या फिर मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान है। उसके बाद देखो संरचना और इसकी स्थिति, किस स्थिति में स्थित होता है, मतलब किस स्थिति में होता है? तो हृदय जो होता है, जो अपने दोनों फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में होता है। और बीच में किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है, ठीक है। तो फेफड़ों के मध्य बाईं तरफ स्थित, ठीक है, बाईं तरफ होता है। फेफड़ों के मध्य तो होगा ही होगा, लेकिन बाईं तरफ, थोड़ा सा बाईं तरफ होगा। और बाईं तरफ की ऐसे बात करूं तो देखो बाईं तरफ आमाशय भी किस तरफ है? बाईं तरफ बताया था, आमाशय बताया था। बाईं तरफ अपना हृदय भी है और
आमाशय भी बाईं तरफ है। उसके बाद देखो जो लीवर था या यकृत ग्रंथि थी वो किस साइड थी, दाईं तरफ थी, वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो स्थिति तो हो गई। और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हृदय अध्ययन, हृदय के बारे में अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी की शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद देखो शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, सबसे व्यस्ततम अंग है। देखो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हृदय में से ध्यान में रखने हैं, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। उसके बाद देखो वजन, वजन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वजन इसका होता है 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है। तो अपन को मनुष्य में सामान्य वजन कितना होता है, 300 से 350 ग्राम वजन, वजन का भी ध्यान में रखना होगा कि भाई वजन कितना होता है इसका। तो देखो ये अपना निर्माण किसका होता है, निर्माण कहाँ से होता है इसका, भ्रूण में देखो 3 स्तर होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो किस स्तर से होगा, सबसे अंदर वाले स्तर से होगा एंडोडर्म, एंडोडर्म से इसका निर्माण होगा। हृदय का निर्माण किससे होता है, तो एंडोडर्म से होता है, ध्यान में रखना, एंडोडर्म से होता है। उसके बाद देखो हृदय कितने कोशिकीय होता है, किन किन जीवों में बात करते हैं। तो देखो जो मछलियां हैं, मछलियों में कितने कोशिकीय होगा, मछलियां में होगा कितने कोशिकीय, 2 कोशिकीय। 2 कोष्ठी का मतलब होता है इसमें चेंबर होते हैं, हृदय में 2 चेंबर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उसके आधार पर इनको बोला 2 कोष्ठकीय। और उभयचर जो जीव है, उभयचर जीवों में कितने कोष्ठकीय होता है, 3 कोष्ठकीय होता है। और जो सरीसृप वगैरह है, सरीसृप जो रेंगने वाले जीव है, सरीसृपों में कितने कोष्ठकीय होगा, तो सरीसृपों में होगा 4 कोष्ठकीय, 4 कोष्ठकीय, लेकिन अपूर्ण होगा, अपूर्ण प्रकार का होगा, अपूर्ण होंगे इनमें सारे कोष्ठकीय। और जो मनुष्य है स्तनधारी में है, स्तनधारी में किस प्रकार होगा, अपन किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। तो स्तनधारी जीव, गाय भैंस बकरी वो भी स्तनधारी है। तो स्तनधारी जीवों में क्या होगा, कितने कोष्ठकीय होगा, 4 कोष्ठकीय, वो भी पूर्ण प्रकार के होंगे, चारों कोष्ठकीय पूर्ण प्रकार के होंगे हृदय में। इस प्रकार से हृदय में 4 कोष्ठकीय है मनुष्य में, और मछलियां वगैरह में 3 है, और उभयचर में मछलियों में 2 है, और उभयचर में 3 है, और सरीसृपों में 4 कोष्ठकीय, और स्तनधारियों में 4 कोष्ठकीय होगा लेकिन पूर्ण प्रकार का, और सरीसृपों में अपूर्ण प्रकार से होता है 4 कोष्ठकीय। तो देखो ये ध्यान में रखने। उसके बाद देखो जो हृदय है, हृदय को अपन अपने मनुष्य की हृदय की संरचना बनाते हैं। इस प्रकार से है, देखो सबसे पहले संरचना में देखो, संरचना में ऊपर वाले जो होते हैं कोष्ठक होते हैं, इनमें थोड़े से कोष्ठक के बारे में ध्यान रखना। तो ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, आलिंद, और नीचे वाले निलय कहलाते हैं। तो ऊपर वाले आलिंद हो गए, दोनों ही आलिंद कहलाएंगे, नीचे वाले दोनों ही निलय कहलाएंगे। बाईं तरफ होगा बायां निलय और दाईं तरफ होगा दायां निलय कहलाएगा। ये किस साइड है, दाईं ओर है, इसलिए दायां आलिंद, दायां आलिंद होगा। ऊपर वाले आलिंद होते हैं तो ये क्यों दाईं तरफ है, इसलिए दायां आलिंद, और वो उधर वाला बाईं तरफ होगा तो ये क्या कहलाएगा, बायां आलिंद, बायां आलिंद हो गया। और बायां आलिंद के बाद देखो ये कौन सा हुआ, बायां निलय, बायां निलय, बायां निलय, बायां निलय। और ये कौन सा फिर, बायां दायां निलय हो जाएगा, क्योंकि दाईं तरफ है तो दायां निलय होगा, दायां निलय। देखो नीचे वाले निलय हैं, और बाईं तरफ होगा बायां निलय, और दाईं तरफ होगा दायां निलय होगा। और जो दाईं तरफ आलिंद है वो दायां आलिंद, और बाईं तरफ होगा बायां आलिंद होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आलिंदों में देखो दोनों आलिंद है, आलिंदों के बीच में पट पाया जाता है, इस पट का नाम क्या है, अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट। और निलयों के बीच में पट होगा, उसको क्या बोलेंगे, अंतर निलय पट। ये भी अपन को ध्यान में रखना, अंतर निलय पट, अंतर निलय पट। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर निलय पट, दोनों में अंतर कर रहा है,
आलिंद, बायां आलिंद और बायां निलय, इस प्रकार से अंतर हो रहा है। देखो दायां निलय और बायां निलय में अंतर हो रहा है। अंतर किसके कारण हो रहा है? इस पट के कारण हो रहा है, बीच में पट है, पट के कारण अंतर हो रहा है, इसलिए क्या बोला? अंतर निलय पट, निलयों के बीच में अंतर हो रहा है, दो निलयों के बीच में, आलिंदों के बीच में अंतर के कारण, मतलब ये इसको अंतर कर रहा है, इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसलिए क्या बोला? अंतर आलिंद पट। और ये क्या? अंतर निलय पट। इनको समझने की जरूरत है। उसके बाद देखो इनमें क्या होगा? आलिंदों में देखो सबसे बड़ा कौन होगा? बायां, दायां आलिंद बड़ा होगा और दायां आलिंद बड़ा होगा, और ये क्या होगा? फिर ये छोटा होगा, क्योंकि ये देखो जो पट है आलिंद, अंतर आलिंद पट है, इसके थोड़ा से विकृत होने के कारण क्या होगा? वो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये अपना छोटा होगा। उसी प्रकार देखो निलय, अंतर निलय पट के थोड़ा सा इस प्रकार के होने की वजह से ये क्या हो गया? फिर बायां निलय बड़ा, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना, ये बड़ा और इधर क्या होगा? ये छोटा। कहने का मतलब ये इधर वाले ये बड़ा और ये बड़ा, इसके सामने जस्ट इधर वाले बड़े, दोनों ही बड़े हो जाएंगे, इधर 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 वाले और इधर वाले छोटा, ये भी छोटा। तो निलयों में ये क्या होगा? निलयों में ये छोटा होगा, वो बड़ा होगा। आलिंदों में ये बड़ा और वो उधर वाला छोटा, तो ध्यान में रखना। उसके बाद देखो इनमें क्या होता है? एक यहाँ गड्ढा होता है, इस गड्ढे का नाम क्या है? फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस एक गड्ढा है, फोसा ओवेलिस। कई बार बचपन में ये नहीं भरने के कारण, इस गड्ढे के नहीं भरने के कारण क्या होता है? गड्ढे के नहीं बढ़ने के कारण जो बच्चा होता है, बच्चे में एक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि इससे रक्त निकलता रहता है बार बार इस छिद्र से। छिद्र कई बार तो भर जाता है, लेकिन कई बार नहीं भर पाता है, तो नहीं भरने की वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है, रोग हो जाता है, और उस रोग का क्या नाम है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे के हो जाता है। तो ये गड्ढे को भी ध्यान में रखना। फोसा ओवेलिस एक छिद्र होता है जो अंतर आलिंद पट पर होता है, ठीक है, ये भी अपन को ध्यान में रखना। उसके बाद देखो यहाँ वाहिकाएं आती है, यहाँ से वाहिकाएं जो इसमें रक्त लाती है वहां से भी आएगी। तो सबसे पहले इसकी बात करें, यहाँ पट होते हैं, तो इन पटों को क्या बोलते हैं? इनके मध्य पट पाए जाते हैं, आलिंद और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में पट को क्या बोलते हैं? त्रिवल्लनी कपाट, त्रिवल्ली कपाट बोलते हैं। और त्रिवल्ली कपाट, और इधर वाले जो होंगे, इधर वाले क्या कहलाएंगे? यहाँ भी कपाट होते हैं, इन कपाटों को क्या बोलते हैं? द्विवल्ली कपाट, द्विवल्लनी कपाट। देखो द्विवल्ली कपाट बोल दो, चाहे मिट्रल कपाट बोल दो, मिट्रल कपाट भी इनको बोलते हैं, मिट्रल कपाट या फिर द्विवल्ली कपाट। इधर वाले त्रिवल्ली और उधर वाले द्विवल्ली कपाट। यहाँ से देखो एक वाहिका लाती है रक्त को लाती है, और रक्त, इस रक्त शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को लाएगी, और अशुद्ध रक्त को लाकर कहाँ डालेगी? दाएं आलिंद में डालेगी, और दाएं आलिंद में कौन सी डालेगी? महाशिरा। तो देखो शिरा पढ़ा था जब मैंने बताया था कि शिरा जो होती है रक्त अशुद्ध रक्त को लाती है, तो ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को कहाँ लाएगी? अंगों से लाएगी। तो अंगों से ये कहाँ लाई? रक्त को दाएं आलिंद में लाई। तो कहां से लाई? ये अंगों से। यहां लिख देता हूं, अंगों से। अंगों से अशुद्ध रक्त लाई और कहा छोड़ दिया? दाएं आलिंद में छोड़ दिया। दाएं आलिंद के संकुचन से ये फिर त्रिवल्ली कपाट खुलेंगे, और त्रिवल्ली कपाट से फिर रक्त कहाँ आएगा? दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय से फिर क्या होगा? फिर देखो यहाँ से फिर ये और सी निकलती है वाहिका, जो रक्त को त्रिवल्ली कपाट, यहाँ से रक्त इसमें आएगा निलय में, और निलय के संकोचन से फिर क्या होगा? धमनी। ये कौन सी धमनी होगी? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी से क्या होगा? ये फेफड़ों को भेज देगी। फुफ्फुसीय, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, फुफ्फुसीय मतलब फेफड़े से संबंधित धमनी है, फेफड़े को ले जाती है रक्त। और देखो ये अपवाद धमनी है, धमनी का अपवाद है, जो क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। देखो सारी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त का ये कहां ले जाएगी? फेफड़ों तक ये रक्त को ले जाएगी, ठीक है, फेफड़ों तक। और फेफड़ों में ऑक्सीजनित होगा रक्त, और ऑक्सीजनित रक्त फिर क्या होगा? बाएं आलिंद में आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं आलिंद में फिर क्या होगा? शुद्ध रक्त आएगा, और शुद्ध रक्त कहां से होकर आएगा? शुद्ध मतलब ऑक्सीजनित रक्त।
तो फेफड़ों में O2 इसको मिल जाएगी, फेफड़ों में फुफ्फुसी धमनी ले जाएगी और O2 यहाँ से मिल जाएगी इसको, O2 युक्त हो जाएगा रक्त, और O2 युक्त रक्त क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त फिर कहाँ आ जाएगा? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त आएगा और किस में आएगा? ये क्या कहलाएगी? फुफ्फुसी है, फुफ्फुसी है शिरा। ठीक है, ये एकमात्र, ये भी यहाँ भी एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी वाला, और यहाँ भी एक अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा जो क्या करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है। शुद्ध मतलब ऑक्सीजनित रक्त का। बाकी शिरा क्या होती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा दोनों ही अशुद्ध रक्त का, दोनों ही विपरीत काम करती है। ये क्या काम कर रही है? शुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है, जबकि शिरा क्या होती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यहाँ शुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है। ठीक है, फिर ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आएगा और बाएं आलिंद से द्विवल्ली कपाट खुलेंगे, और द्विवल्ली कपाट से फिर कहाँ आ जाएगा? रक्त निलय में आ जाएगा, बाएं निलय में, और बाएं निलय में महाधमनी द्वारा, किस धमनी द्वारा? महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त है। महाधमनी द्वारा कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त शरीर में, शुद्ध रक्त शरीर में चला जाएगा, शरीर में। ठीक है, इस प्रकार देखो दोहरा परिसंचरण है, 2 बार रक्त आ रहा है इनमें। एक बार तो अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा निलय आलिंद से निलय में आया त्रिवल्ली कपाट द्वारा, और फिर फेफड़ों में ऑक्सीजनित हुआ, और ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध होकर फिर कहां से आया? बाएं आलिंद में आया, और आलिंद में क्या हुआ? शुद्ध रक्त आया, और शुद्ध रक्त आकर फिर द्विवल्ली कपाट से फिर महाधमनी द्वारा शिरा में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ से समझना थोड़ा सा कि महाशिरा, ऊपर वाली तो दोनों शिराएं होंगी समझने की दृष्टि से, ऊपर वाली दोनों शिरा है, ये भी शिरा और ये भी शिरा। नीचे वाली दोनों ही धमनियां हैं, महाधमनी, और इधर वाली फुफ्फुसीय धमनी है, लेकिन है तो धमनी। नीचे वाली धमनियां और ऊपर वाली शिराएं होंगी। और शिरा में देखो ये महाशिरा है तो ये कौन सी है? महाधमनी है। और ये फुफ्फुसीय शिरा है तो ये कौन सी शिरा है? ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी है। थोड़ा सा संबंधित नेम है, फुफ्फुसीय और दम शिरा है उधर, और उधर क्या है? धमनी है। और इधर क्या है? शिरा है और उधर धमनी है, महाशिरा महाधमनी। थोड़ा सा समझना। उसके बाद देखो शरीर में चला जाता है। इस प्रकार इस संचरण को क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण इसलिए बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए दोहरा प्रकार का परिसंचरण बोलते हैं। और दोहरे परिसंचरण की खोज किसने की? तो दोहरे परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। तो ये भी ध्यान में रखना है, दोहरे परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। तो दोहरे परिसंचरण दोहरे परिसंचरण की खोज किसने की? तो दोहरे परिसंचरण की खोज देखो, खोज विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे नाम का वैज्ञानिक जिसने खोज की सबसे पहले कि दोहरा परिसंचरण होता है, तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की। किसने की? विलियम हार्वे ने। उसके बाद देखो कि किस मनुष्य में मतलब कितना कितना रक्त स्पंदन होता है, एक बार में कितना रक्त निकलता है, कितनी बार धड़कता है हृदय। तो हृदय स्पंदन दर मनुष्य की कितनी होती है? दर मनुष्य की कितनी होती है? मनुष्य की होती है 72 प्रति मिनट। 72 बार कितनी मिनट? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और सबसे कम कितनी में होती है? हाथी वगैरह में सबसे कम होती है, हाथी में 25 मिनट प्रति मिनट होती है। छछूंदर में सबसे ज्यादा, छछूंदर जीव है उसमें सबसे ज्यादा होती है कितनी? 400 से 600 मिनट प्रति मिनट होती है उनमें, तो उनमें भी ध्यान में रखना। और हृदय दर सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हृदय दर, अधिक हृदय मतलब स्पंदन दर अगर सामान्य से अधिक हो जाए हृदय स्पंदन, तो उसको क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। और अगर सामान्य से कम हो जाए, सामान्य से अधिक की जगह कम हो जाएगा, कम हो हृदय स्पंदन, तो क्या कहलाएगा? ब्रेडीकार्डिया। तो दोनों ही चीजें अपन को ध्यान में रखनी है, ब्रेडीकार्डिया और टेकीकार्डिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना है इन दोनों चीजों को। उसके बाद देखो हृदय जो होता है, हृदय स्पंदन करता है, हृदय स्पंदन होता है, और हृदय स्पंदन से ध्वनि निकलती है, और ध्वनि
कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? दो प्रकार की ध्वनि निकलती है, पहली लब और दूसरी डब। दोनों ध्यान में रखना, लब और डब। लब कब निकलती है और डब कब निकलती है? तो लब निकलती है जो त्रिवल्ली और द्विवल्ली कपाट बंद होते हैं, संकुचन होगा, आलिंदों में संकुचन से निलय में आएगा रक्त, निलय में आने के बाद वो वापिस बंद होंगे कपाट। तो कपाट जो है द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट के बंद होने से कौन सी ध्वनि आएगी? लब की। और डब की ध्वनि आएंगी जब महाशिरा महाधमनी द्वारा रक्त अंगों में चला जाएगा, जब अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं वहां, और वाल्व के बंद होने से क्या होगा? डब की ध्वनि आएगी। ठीक है, ध्यान में रखना। लब, प्रथम हृदय ध्वनि कौन सी हुई? लब, और दूसरी डब। तो ये भी पूछा जा सकता है, पहले प्रथम हृदय ध्वनि लब है और दूसरी डब है, डब के बाद वापिस लब आएगी। ठीक है, और लब और डब के बीच में समय अंतराल कितना, कितने समय में लब और डब की ध्वनि बीच में? तो 0.3 सेकंड, और डब से वापस लब में आने में 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो लब और डब ध्यान में रखना है। तो दोनों का टोटल समय कितना हुआ? 0.8 सेकंड। तो इतना टाइम लगता है टोटल लब और डब में जाने तक। ठीक है, तो अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरा टाइम कितना हुआ? 0.8, जबकि लब से डब में 0.3 और डब से लब में 0.5 ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखो एक है अपना पेस मेकर। पेस मेकर पाया जाता है हृदय में। हृदय में जो आलिंद है, दाया आलिंद है, दाया आलिंद के जो महाशिरा जो यहाँ खुल रही थी, महाशिरा के जस्ट पास में एक होता है नोड, होता है एक ऐसे नोड, ऐसे नोड, और इसको क्या बोलते हैं? शिरा आलिंद, शिरा आलिंद, शिरा आलिंद नोड। ठीक है, शिरा आलिंद नोड, इसका शॉर्ट नेम है शिरा आलिंद नोड का ऐसे नोड। और एक एवी नोड भी होता है। तो अपन को ऐसे नोड के बारे में ये ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं? हृदय का हृदय, हृदय का हृदय। और गति निर्धारक, गति निर्धारक, क्योंकि हृदय की जो गति है उसका निर्धारण कौन करता है? गति निर्धारक, गति निर्धारक के रूप में काम करता है, हृदय की गति को निर्धारण करता है। तो गति निर्धारक हो गया। और गति निर्धारक के साथ एक और नाम क्या है इसका? पेस मेकर, पेस मेकर। मतलब प्रथम हृदय ध्वनि है ऐसे नोड से आएगी, ऐसे नोड प्रेरण करेगा हृदय को धड़कने के लिए। तो फिर इसलिए इसको क्या बोला? हृदय का हृदय, गति निर्धारक और पेस मेकर। तीनों ही नेम बोल दो, कोई भी बोल दो। ठीक है, इसके नाम है। उसके बाद देखो जो हृदय धड़कन मापने का जो यंत्र है, हृदय मापने का यंत्र, तो हृदय धड़कन मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, मापने का यंत्र क्या होगा? मापने का यंत्र होगा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ठीक है, हृदय धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? डॉक्टर जो कान में लगा के हृदय पे लगाता है वो कौन सा यंत्र है? स्टेथोस्कोप। और एक रक्तदाब होता है, रक्तदाब मापने का जो यंत्र है, रक्तदाब मापने का यंत्र पूछा जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र मापने का यंत्र कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? स्पिग्नोमेनोमीटर। अब देखो स्पिग्नोमेनोमीटर की खोज किसने की? खोज की विलियम हार्वे ने, स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो बॉडी में इसका प्रयोग किया सर्वप्रथम, स्टीफन हेल्स ने। और स्पिग्नोमेनोमीटर ध्यान में रखना, रक्तदाब, जो रक्तदाब में बहता है यहाँ लगाता है डॉक्टर, और उसको क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमेनोमीटर। और स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? हृदय धड़कन मापने का यंत्र को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है कि स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं। और उसके बाद देखो गति निर्धारक, इसको ध्यान में रखना, ऐसे नोड को गति निर्धारक वगैरह कहते हैं। उसके बाद देखो हृदय जो होता है, हृदय एक बार में 70 ml रक्त निकालता है। ठीक है, तो एक हृदय धड़कन में 70 ml निकालता है। तो 72 बार में 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में हृदय है कितना रक्त निकालेगा? 1 मिनट में। ये तो 1 मिनट में रक्त निकालेगा 70 ml, तो एक बार में निकालता है एक स्पंदन में। तो अपन मानते हैं कि भाई 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो इसको गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पर आएगा
5040 ml, और ml मतलब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो ये कितना आएगा 5040, ठीक है। और ये क्या लिया जाएगा लीटर। तो कहने का मतलब अपना सामान्य मनुष्य में 1 लीटर रक्त होता है, और 1 लीटर रक्त 1 मिनट में पूरा पंप हो जाता है, पूरा शरीर में एक बार घूम जाता है। तो 5 लीटर रक्त एक बार में पूरा घूम जाता है। तो इस प्रकार अपना परिसंचरण का टॉपिक है यहाँ समाप्त होता है। और उसके बाद देखो अगली क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे और आगे नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।